हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्री एक्लेम्शिया। तो ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी का दूसरा जो है वो दूसरी जो है वो वीडियो है। तो अब हम इसको जो है वो कवर करेंगे। अच्छा, इसमें जो भी लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आपका पेपर कहीं से भी आ जाए तो अगर ये जो सारी चीज़ें नोट कर ली हैं अपने नोटबुक पे, तो आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले जो है हम जो है वो इस डेफिनेशन से जो है वो स्टार्ट करते हैं इसको। डेफिनेशन जो है वो सिंपली मैंने थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ओकेजन और सेकंड ओकेजन। ठीक है, तो फर्स्ट ओकेजन और सेकंड ओकेजन में बीच में कितने घंटों का फासला है? 4 घंटों का। ठीक है, तो अब सिंपली ये कह सकता हूँ कि एक कोई भी जो है वो पेशेंट मेरे पास आता है। ठीक है, तो मेरे पास आता है, उसमें जो है फर्स्ट ओकेजन पे जो है मैंने उसको जो है वो ब्लड प्रेशर उसका चेक किया। ठीक है, फर्स्ट ओकेजन पे ब्लड प्रेशर जो है वो इतना था 140/90। फिर 4 घंटों के बाद जो है मैंने फिर उसका जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो चेक किया, तो दूसरे ओकेजन पे भी इतना ही था या इससे ज़्यादा था। ठीक है, तो रेंज यही होगी। ठीक है, तो 4 घंटों के बाद मैं एक ओकेजन और दूसरी ओकेजन में बीच में कितना फ़र्क था? 4 घंटों का। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर मुझे ये वैल्यूज़ मिली और उसके साथ साथ मैंने 24 घंटों के हिसाब से उसका जो है वो यूरिन कलेक्शन जो है मैंने की है। तो उसमें जो है मुझे यूरिन कलेक्शन में कितनी प्रोटीन मिली, या 0.3 ग्राम या फिर 300 मिलीग्राम प्रोटीन जो है हमें मिल गई। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं आपकी डायग्नोसिस में 140/90 फर्स्ट ओकेजन पे और सेकंड ओकेजन पे भी सेम ब्लड प्रेशर। ठीक है, 4 घंटों के बाद, और उसके साथ साथ आपको जो है वो यूरिन कलेक्शन में प्रोटीन भी मिल रही है, मतलब कि प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो समझ लें कि आपकी जो डायग्नोसिस है वो प्री एक्लेम्शिया को जो है वो ज़ाहिर करती है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ भी लिखी हुई है यहाँ पे डेफिनेशन में, कि ये कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन 20 वीक को प्रेगनेंसी के बाद जो है ना ये अराइज होती है। ठीक है, और उस वुमेन में जो है वो होती है जिसका जो है वो पहले जो है वो हाइपरटेंशन या कोई भी ऐसी कंडीशन जो है वो नहीं थी। ठीक है, तो वो पहले नॉर्मोटेंसिव जो है वो वुमेन थी, उसको जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान ये कंडीशन डेवलप हो गई है। ठीक है, और ये कंडीशन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है 6th वीक ऑफ पोस्टमार्टम पे। अगर ये रिजॉल्व ना हो 6th वीक ऑफ पोस्टमार्टम के बाद, तो फिर हम इसको जो है वो कंसीडर करेंगे क्रॉनिक हाइपरटेंशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। ठीक है, तो ये तो जैसे इसकी डेफिनेशन है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों ओकेजन्स पे मैंने उसको ब्लड प्रेशर चेक किया, बीच में 4 घंटों का फासला था, और उसके साथ साथ मैंने जो उसकी यूरिन कलेक्शन की 24 आवर के हिसाब से, तो मुझे ये प्रोटीन की वैल्यू मिली। अगर ये दोनों चीज़ें आपको जो है वो मिल रही हैं तो समझ लें कि आपकी जो है डायग्नोसिस है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो प्री एक्लेम्शिया ही कह सकती है। ठीक है, तो अब इसको जो है वो रिस्क फैक्टर्स पे आते हैं थोड़ा सा। तो रिस्क फैक्टर बेसिकली क्या कहते हैं? अच्छा, रिस्क फैक्टर में पहला तो जो है वो ये है कि अगर कोई, ये उस वुमेन्स में होता है जिनकी प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, उनमें भी हो सकता है जो मल्टी ग्रेविडा है, मतलब कि हाँ, मल्टी ग्रेविडा भी कह सकते हैं, या फिर जो है वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी कह सकते हैं, मल्टीफील्ड गेस्टेशन वगैरह, उनमें भी हो सकता है जो कि जिनको प्री एक्लेम्शिया प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी थी पहले। ठीक है, तो तीसरा जो है वो ये है कि अगर उसकी जो है वो ओबेसिटी है, वो ओबीज है, मतलब उनका बीएमआई जो है वो ग्रेटर देन जो है वो 35 है, उनमें भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एज फैक्टर भी हो सकता है ग्रेटर देन 40 ईयर्स। और इसके अलावा जो है प्रीवियसली डायबिटीज़ भी उसको पेशेंट को अगर हो, या प्रीवियसली हाइपरटेंशन उसको जो है वो पहले हो। हाँ, एक फैमिली हिस्ट्री भी जो है ना बड़ा फैक्टर है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में ये है कि अगर किसी भी फैमिली में उनके फर्स्ट 3 डिग्री रिलेटिव जो हैं उनको अगर ये कंडीशन हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस वुमेन को जो है वो ये प्री एक्लेम्शिया जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये सिंपल इसके जो है वो रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर्स के बाद जो है इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पैथोफिजियोलॉजी जो है इसकी, वो इतनी ज़्यादा जो है वो ऐसा है कि बुक में इतनी कोई खास लिखी नहीं हुई। ठीक है, तो इसके लिए मैं दूसरी एक वीडियो जो है वो बनाऊंगा, ताकि उसमें जो है आपको क्लियरली जो है पता चले कि ये क्लिनिकल फीचर्स जो है वो किस तरह से जो है वो डेवलप हो रहे हैं। मगर फिलहाल यहाँ पे हम क्लिनिकल फीचर्स को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है ये वीडियो है थोड़ी सी। ठीक, तो क्लिनिकल फीचर्स
यहाँ पे देखो कि पेशेंट जो है अराउंड 34 वीक्स का जो है मेरे पास प्रेजेंट कर रहा है और वो विदाउट सीवियर सिम्टम्स के साथ आ रहा है, ठीक है। उसका ब्लड प्रेशर कितना है, ग्रेटर देन 140 बाई ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो इसका सिंपली ये ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके क्लिनिकल फीचर्स जो है वो कौन से होंगे, मतलब कौन से वो जो है वो प्रेजेंटेशन होंगी उसकी। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी पेशेंट, कोई भी वुमेन जो है अगर प्रेगनेंसी के साथ आ रही है और इस कंडीशन के साथ आ रही है, ठीक है, तो उसको अगर सिवियर सिम्टम्स नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको जो है वो क्या होंगे, जस्ट फ्लू लाइक जो है वो सिम्टम्स होंगे, ठीक है। उसको कोई भी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे, वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है या फिर उसको जो है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे नॉर्मल, ठीक है। तो पहला तो जो है वो हेडेक तो ऑब्वियसली हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ठीक है। सिवियर सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। उसमें जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ब्लड विजन जो है वो हो जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ एपिगैस्ट्रिक इसको पेन भी होगा, ठीक है। ये तीन जो है वो सिग्निफिकेंट, यूँ समझ लो कि विदाउट सिवियर जो है सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट को जो वो होंगे, अगर ये हो रहे हैं सिम्टम्स, तो इसके बाद क्या होगा कि हमें उसको जो है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है कि इस पेशेंट को हमें तकरीबन 37 वीक्स तक जो है ना हमें डिलीवरी करवानी होगी, ठीक है। तो 34 वीक्स के साथ वो प्रेजेंट किया था, मगर उसको 3 हफ्ते जो है हम उसको जो है वो क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर अल्टीमेटली जो है हम डिलीवरी करवाएंगे उसकी अराउंड 37 वीक्स, ठीक है। और इसमें एक और भी चीज़ मैंने लिखी हुई है कि ये पेशेंट जो है वो नॉर्मली जो है वो जब भी आप जो है वो ओपीडी में जाएंगे तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो उनको हमेशा जो है वो एडिमा होता है फीट्स पे। ये हेल्दी प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। ये पैथोफिजियोलॉजी वाला जो है वो सिस्टम है, ये मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और भी चीज़ आती है, यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा हुआ है कि अगर जो है वो आपको प्री एक्लेम्शिया को थोड़ा सा रूल आउट करना है, ठीक है। अगर आप किसी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से नहीं कर रहे, अगर किसी क्लिनिकल फीचर को आप देख के जो है वो इनको जो है वो रूल आउट कर रहे हैं, तो सिंपली जो है आपने दो चीज़ें देखनी है, ठीक है। वो तो आप जस्ट अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर उसके बाद फिर आपको रूल आउट भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए, ठीक। तो रैपिडली प्रोग्रेसिव अगर एडिमा हो रहा है, कहाँ पे, फेस पे और हैंड्स पे। फीट्स पे तो अलग था, ठीक है। फेस पे और हैंड्स पे हो रहा है तो वो सजेस्ट करेगा किस चीज़ को, प्री एक्लेम्शिया को। ये एक नॉर्मल पॉइंट है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ताकि आपको पता चल जाए कि इस प्रेग्नेंट वुमेन को प्री एक्लेम्शिया है, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी चीज़ लिखी हुई है, अगर एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस हो रही है तो वो सजेस्ट करेगी किस चीज़ को, लिवर इन्वॉल्वमेंट को। अगेन वो चीज़ चली जाएगी हेल्प सिंड्रोम को। हेल्प सिंड्रोम में 3 चीज़ें जो है वो बेसिकली होती हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करूँगा हेल्प सिंड्रोम को भी। तो हेल्प सिंड्रोम में बेसिकली 3 चीज़ें क्या हैं, एक तो उसमें हीमोलिसिस होती है, ठीक है। हीमोलिसिस के साथ साथ प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं, उसके साथ साथ जो है वो और क्या होता है उसमें और क्या होता है कि आपके लिवर एंजाइम जो है ना वो भी बढ़े हुए होते हैं, AST, ALT और LDH वगैरह ये भी बढ़े होते हैं। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल के हेल्प सिंड्रोम जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके साथ साथ हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि प्री एक्लेम्शिया जो है वो ऑब्वियसली डेवलप कर देती है एक्लेम्शिया को, ठीक है। अगर जो है वो कंसिस्टेंट रही है प्री एक्लेम्शिया, परसिस्टेंट है, अगर हमने उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं की तो ऑब्वियसली जो है वो एक्लेम्शिया में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जो है वो उस वुमेन को जो है वो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया जो है मूवमेंट्स हो सकती हैं, मगर इन सिवियर केसेस में, माइल्ड केसेस में कभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं सीवियर सिम्टम्स की बात आता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको जो है विदाउट सीवियर सिम्टम्स के जो सिम्टम्स हैं, फ्लू लाइक सिम्टम, वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली पेपर में तो यही आते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सीवियर सिम्टम्स का मतलब वहाँ पे हो जिक्र, तो आप उसके हिसाब से ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सीवियर सिम्टम्स में आपका ब्लड प्रेशर कितना होगा, ग्रेटर देन 160 बाय ग्रेटर देन 110, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या मैं कह रहा हूँ कि सीवियर सिम्टम्स कौन से होंगे, एक तो प्रोटीन यूरिया होगा, ओलिगो यूरिया होगा, ब्लड विजन, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो है विजुअल डिस्टर्बेंसेज है ना, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इतनी नहीं होती, मगर यहाँ पे जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है, तो अल्टीमेटली ब्लड विजन जो है वो कॉज करवा देती है। उसके बाद कौन सा है, पल्मोनरी एडीमा, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी एडीमा होगा तो
ऑब्वियसली जो है वो डिस्निया भी हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये ऑब्वियसली जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन वैसे ही जो है वो प्रेजेंट करती है डिस्निया के साथ, ठीक है। एक तो उसको जो है वो एडिमा से जो है वो क्या होगा, पिंक फ्रोदी स्प्यूटम जो है वो डेवलप होगा उसका। जब वो कफिंग करेगा तो उसको पिंक फ्रोदी स्प्यूटम जो है उसका आ सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब इसमें एक और ख़ास चीज़ क्या है सीवियर सिम्टम्स में, ये तो एक न्यूरोसिम्टोमेटिक हो जाती है, क्योंकि अगर आप इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो है वही क्या होगा कि आपको जो है वो सीवियर केसेस में ये आपको क्लोनस और हाइपररिफ्लेक्सिया जो है आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपके क्या मिल रहा है, न्यूरोसिम्टोमेटिक में बेसिकली आपको मिल रहा है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस मिल रहा है आपको, और कन्फ्यूजन मिलेगी। ये पेशेंट जो है आपको प्रेजेंट करेगा इन कंडीशंस के साथ, अगर सीवियर सिम्टम्स हैं तो, ठीक है। उसका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा हुआ होगा, आप उसको दूर से जो है वो नोटिस कर सकते हैं कि ये प्री एक्लेम्प्टिक पेशेंट है, मतलब कि उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा, उसका फेस इतना जो है वो रेडिश होगा कि आपको आराम से जो है वो पता चल जाएगा, और उसको एडिमा भी होगा, और फेस पे एडिमा होगा, हैंड्स पे एडिमा होगा। तो आप लोगों को वैसे ही जो है वो पता चल जाएगा कि ये पेशेंट जो है माइल्ड केस नहीं है, ये सिवियर केस में आ रहा है। और उसकी कंडीशन और उसका जो ओरिएंटेशन इस तरह से होगी कि आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि उसका स्टेटस, मेंटल स्टेटस जो है बिल्कुल भी ख़राब है, और उसको कन्फ्यूजन होगी, उसे ये भी पता नहीं होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं मतलब कि किस चीज़ के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि एक दफ़ा मैंने गायनी में जो है वो इंटर्नशिप की हुई है, तो वहाँ पे मैंने एक पेशेंट को जो है वो नॉर्मली इस तरह से देखा था। वो भी प्री एक्लेम्प्सिया का पेशेंट था, उसका सीवियर केस था। तो उसका ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पे तो 160 है, तो वहाँ उसका ब्लड प्रेशर तकरीबन 180 तक चला गया था, ठीक है। तो इतना जो है वो उसको ये भी पता नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ, किस तरह से। उसके साथ कोई अटेंडेंट आया था उसके साथ, ठीक। तो तकरीबन ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो हम उसको क्या करेंगे कि अगर उसको जो है वो टॉनिक क्लोनिक सीजर्स हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि वो प्री एक्लेम्पशिया नहीं होगा, फिर देन जो है वो प्री एक्लेम्पशिया कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक्लेम्पशिया में। देन जो है हमें कुछ भी नहीं करना, उसकी जल्दी से जल्दी डिलीवरी करवानी पड़ेगी। नहीं तो फिर जो है वो क्या होगा कि एक तो फीटस को जो है वो उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन तो हो रही होती है हाइपरटेंशन में, ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है फीटस के पास कम जा रही होती है। तो उसकी प्रोबेबली यह भी हो सकता है कि उसकी डेथ भी पॉसिबल हो सकती है। इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है कि अर्ली डिलीवरी जो हमें करवानी पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी है कि अर्ली डिलीवरी के लिए आपको क्या करना होगा कि डिलीवरी जो है अराउंड 34 वीक्स तक आपको जो है वो उसी वक्त करवानी पड़ेगी। और उसके साथ साथ मदर को आपको जो है वो एक दिन पहले जो है आपको मदर को जो क्या करना पड़ेगा, इंट्रामस्कुलर स्टेरॉइड्स वगैरह देने पड़ेंगे, ठीक है। बैक्लोमीटाजोन जो है एक ड्रग है, ठीक है, स्टेरॉइड है, वो आपको देना पड़ेगा ताकि उस बेबी की लंग मैच्योरिटी हो जाए, ठीक है। वो अगर हम उसकी डिलीवरी करवा रहे हैं अर्ली डिलीवरी, तो ऑब्वियसली प्रीटर्म बर्थ होगा, तो ऑब्वियसली हमें उसे क्या करना है कि उसको जो है हमें पहले जो है हमें स्टेरॉइड देने पड़ेंगे मदर को, ताकि उसकी जो है वो लंग मैच्योरिटी एटलीस्ट हो जाए, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो सिम्टम्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं जो है एक्स्ट्रा आपको जो है वो इन्वेस्टिगेशन पे लेके आता हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें मैटरनल कॉम्प्लिकेशन को हमें जो है मॉनिटर करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें हैं, या आप 4 चीज़ें हैं, ये आपको जो है वो नॉर्मली आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, ओस्पी आ जाए या फिर ओस्की में कहीं भी पूछें, या फिर कहीं भी शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसमें नॉर्मली जो है वो पूछते हैं कि इन्वेस्टिगेशन लिखें इनकी, तो नॉर्मली आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है फुल ब्लड काउंट, मतलब सीबीसी आपने करवानी पड़ेगी, और एलएफटीज भी आपको जो है वो चेक करने पड़ेंगे, आरएफटीज भी आपको जो है वो चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। और आपको ब्लड प्रेशर जो है वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक। ब्लड प्रेशर भी आपको तकरीबन क्या कि अगर आपने 2 दफ़ा जो है आपने चेक करना है तो 4 आवर अपार्ट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, मैंने 2 ओकेजन्स पे चेक किया है तो 4 आवर्स अपार्ट के हिसाब से। अगर आपको 4 दफ़ा चेक करना है, 4 टाइम्स चेक करना है, तो फिर भी 4 आवर अपार्ट के हिसाब से आप जो है वो चेक कर सकते हैं उसका ब्लड प्रेशर। तो सीबीसी में अगर मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है ना सर्कल की हुई ये चीज़ें, ये इस वजह से क्योंकि अगर आपको सीबीसी में एलएफटीज में ये चेंजेस मिलती हैं कि हीमोलिसिस उसका जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ है, ठीक है, प्लेटलेट उसके बहुत कम है, और इसके एएसटी और एएलटी जो है वो एलडीएच जो है वो बढ़े हुए हैं, तो सिर्फ वो शो करेगा किसको, हेल्प सिंड्रोम को, ठीक है। हेल्प सिंड्रोम बेसिकली क्या चीज़ है, इट इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ द प्री एक्लेम्पशिया। माइल्ड केसेस में ये कभी भी हेल्प सिंड्रोम नहीं होगा। जब भी प्री एक्लेम्पशिया होगा और उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसको हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और अगर वो सीवियर फॉर्म में चली गई है, ठीक है, वो सीवियर हो गई है, तो सीवियर फॉर्म जो है वो प्री एक्लेम्पशिया का कौन सा है, हेल्प सिंड्रोम,
ठीक है। उसमें आपको क्या होगा कि हीमोलिसिस हो जाएगी, प्लेटलेट जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि एएसटी और एएलटी आपके जो है लिवर के बढ़ जाएंगे। इसकी दूसरी वीडियो है एक हेल्प सिंड्रोम की और एक्लेम्शिया की, मैं उसमें आपको जो है वो क्लियर कर दूंगा ये चीज़ें, ठीक है, पैथोलॉजी के हिसाब से। तो इन्वेस्टिगेशन तो सिर्फ इतनी है आपने मैटरनल कॉम्प्लिकेशन को चेक करने के लिए, ठीक। अच्छा, ये भी चीज़ एक तो और भी चीज़ है कि प्रोटीन यूरिया टेस्टिंग के लिए हमने क्या करना है कि हमें यूरिन डिप स्टिक एनालिसिस जो है हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो जो है इसको आप भले ना पढ़ें, कोई भी मसला नहीं है, मगर इस चीज़ को आप ज़रूर जो है वो थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, ठीक है। ये 300 जो है ना, 300 mg 24 आवर के हिसाब से अगर आपको जो है वो अगर आपको जो है वो प्रोटीन मिल रही है तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रोटीन यूरिया है, ठीक है। और दूसरी वैल्यूज़ हैं, +1 है, पॉसिबल प्रोटीन यूरिया हो सकता है, और प्लस जो है वो 2+ है तो प्रोबेबल प्रोटीन यूरिया हो सकता है, या ग्रेटर देन 30 mg/mol है तो प्रोबेबल प्रोटीन यूरिया हो सकता है। तो ये प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो के हिसाब से आपको जो है वो याद करना पड़ेगा। मगर सिग्निफिकेंटली अगर आपको ये पूछें तो ज़रूर आप समझ जाना कि अगर 300 mg 24 आवर के हिसाब से मिल रही है तो समझ जाना कि ये आपकी कंडीशन कौन सी है, प्री एक्लेम्शिया, ठीक है। तो इसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशंस में फीटल कॉम्प्लिकेशंस। फीटल कॉम्प्लिकेशंस के नॉर्मली आपने जो है वो अल्ट्रासाउंड में चेक करना है, उसमें बेबी की साइज़ चेक करनी है फीटस की, और उसका एमनाटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो भी चेक करना है, ठीक है। एंटीनेटल कार्डियोटोकोग्राफी जो है आप अल्ट्रासाउंड के कंजक्शन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि डिसलरेशन आपको मिल रही है, बेसलाइन वेरिएबिलिटी लॉस हो रही है, तो समझ जाना कि वहाँ पे कौन सी चीज़ हो रही है, फीटल हाइपोक्सिया। ये तो सारी चीज़ें आपको वैसे भी आई नो आपको पता होंगी, ठीक है। तो मॉनिटर करने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे एक मैंने चीज़ लिखी हुई है कि माइल्ड, अगर ये कंडीशन है, माइल्ड हाइपरटेंशन है और मिनिमल प्रोटीन्स हैं, बहुत कम है प्रोटीन, जैसे कि ये है +1 या +2, ठीक है। तो ये माइल्ड कंडीशन है नॉर्मली, ठीक है। अगर ये चीज़ें हैं, इसके साथ साथ हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर्स, मतलब कि हीमोलिसिस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, उसको आउटपेशेंटली जो है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं उस पेशेंट को, ठीक है। उसके लिए कोई भी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको नॉर्मली ड्रग दे सकते हैं और फिर वो जो है उनको फॉलोअप के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो पेशेंट मॉडरेट और सिवियर प्री एक्लेम्शिया के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली जो है प्रोटीन यूरिया ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके हाथों में एडीमा होगा, उसके जो है फेस पे एडीमा होगा, लेग्स पे जो है वो ज़्यादा एडीमा होगा, ऑब्वियसली प्रोटीन यूरिया होगी तो एल्ब्यूमिन जो है आपकी एक्सक्रीट हो रही है और वो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर को जो है वो मेंटेन कर रही होती है। तो सिंपली और उसमें और की चीज़ें क्या मिलेंगी, हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर जो हैं आपको एबनॉर्मल मिलेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस मिलेगी, प्लेटलेट्स कम मिलेंगे, लिवर जो है एंजाइम आपको ज़्यादा मिलेंगे जब आप टेस्टिंग करेंगे। तो ऑब्वियसली जो है वो प्री एक्लेम्शिया जो है वो कन्वर्ट हो चुकी होगी किसमें, मतलब सीवियर फॉर्म में, और वो कौन सा है, हेल्प सिंड्रोम, ठीक है। तो हम उसको इन पेशेंट जो है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा हमें, ये सारी चीज़ें जो उसको फिर करनी पड़ेंगी, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। हम आखिर में आते हैं मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में हमें पहले चीज़ें क्या देखनी पड़ेंगी, पहले हमें प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पहले जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अर्ली रिकग्निशन करनी पड़ेगी इस कंडीशन की, ठीक है। अर्ली रिकग्निशन में ये होता है कि हमें पेशेंट का सिम्टम्स देख के ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इसको कौन सी चीज़ें जो है वो कौन सी कंडीशन है या क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर या एक वो प्री एक्लेम्शिया की वर्ज पे तो नहीं आ रहा पेशेंट, हम उसको पहले जो है रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा, फिर जो है इंटरवेंशन जो है वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए उस पेशेंट को भी, और हमें खुद भी जो है अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि ये कंडीशन कितनी जो है वो सीरियस नेचर की हो सकती है, इससे क्या जो है वो मतलब कि आउटकम्स हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस और एंटी हाइपरटेंसिव को हमें जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। और हाँ, एंटी हाइपरटेंसिव वो वाले एंटी हाइपरटेंसिव नहीं जो हम हार्ट फेलियर को जो है जो उनमें हम यूज़ करते हैं, मतलब कि नॉर्मली जो है हाइपरटेंशन जो है वो होता है नॉर्मल पेशेंट्स में, कि हम जो है एस इनहिबिटर्स ARBs वगैरह हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, वो हमें यूज़ नहीं करने, ठीक है। अगर वो हम यूज़ करेंगे तो फीटल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, टेराटोजेनेसिटी के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो इसके अलावा हम वो चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब वो ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। हमें कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी है वो मैंने नीचे लिखी हुई है, वो हमें सिर्फ ड्रग्स यूज़ करनी है। और एंटी कन्वर्जन मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे वेल टाइम डिलीवरी, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट अगर विदाउट जो है वो सिवियर सिम्टम के साथ आ रहा है तो तकरीबन उसकी डिलीवरी जो है 37 वीक्स तक हो जानी चाहिए। और अगर सिवियर सिम्टम के साथ आ रहा है तो उसकी डिलीवरी तकरीबन जो है वो 34 वीक्स तक एनी हाउ हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये वेल टाइम डिलीवरी इसको शो करता है, ठीक। और दूसरी बात, अगर डिलीवरी हो जाए तो उस पेशेंट को हम पोस्ट नेटल फॉलोअप के लिए रखते हैं और काउंसलिंग के लिए रखते हैं। वो इसलिए कि 6 मंथ तक प्री एक्लेम्शिया एनी हाउ रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और अगर रिजॉल्व नहीं होता तो ऑब्वियसली जो है वो क्या होगा, फिर क्रोनिक हाइपरटेंशन होगा। और हम उसकी जो है वो काउंसलिंग ये कर सकते हैं कि सिंपली फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ के लिए हम उसको जो है वो गाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को जो है वो किस तरह से जो है वो इंटरवेंशन करवानी चाहिए, या फिर किस तरह से आपकी विजिट्स उसको जो है कि हमें बतानी पड़ेंगी कि आपकी विजिट्स कितनी होनी चाहिए, एंटीनेटल विजिट्स वगैरह हमें कितनी देनी पड़ेंगी उनको, ठीक है। तो उनकी कंडीशन को जो है हमें मॉनिटर करने के लिए, ताकि उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्री एक्लेम्शिया की वो कंडीशन तो नहीं हो रही। ऑब्वियसली कंडीशन तो होगी प्री एक्लेम्शिया की, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर तो है बेसिकली, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा केस है तो हम उसको जो है वो काउंसलिंग हम ज़रूर करेंगे उसकी फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ के लिए। तो ये प्रिंसिपल जो है आप याद कर लें, मे बी आपसे पूछ लें, ठीक है। तो ड्रग्स हमें जो है वो कौन से देने पड़ते हैं, हमें एंटी हाइपरटेंसिव वो वाले ड्रग्स नहीं जो एस इनहिबिटर और ARBs हैं, डायूरेटिक्स वगैरह ये नहीं देने, ठीक है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हमें देना पड़ेगा कौन सा, बीटा ब्लॉकर कौन सा है, लेबेटोलॉल, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, या आप ओरली दें या आप इंट्रावीनसली दें, ठीक है। अगर ये ड्रग अवेलेबल नहीं है, या ये कंडीशन, ये इस ड्रग को जो है वो मतलब कि कोई भी ऐसी कंडीशन है जो कि प्री एक्लेम्शिया के साथ जो है वो मतलब कि मर्ज हो रही है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें लेबेटोलॉल जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो रहा है, तो फिर हम अल्टरनेटिव्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिथाइल डोपा या निफिडिपिन, ठीक है। ये कैल्शियम ब्लॉकर है। तो मिथाइल डोपा जो है सेंट्रली एक्टिंग जो है वो ड्रग है। वो उसके जो कॉजेज़ हैं, मतलब कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसका ये है कि सेडेशन कॉज करवाता है और डिप्रेशन कॉज करवाता है। हमें ये ताख़ीर करनी पड़ेगी, हमें मतलब देखना पड़ेगा कि जो है वो इन ड्रग्स के जो है डोजेज को हमें ठीक तरह से जो है इनको देना पड़ेगा। हमें ना ज़्यादा देना है ना कम देना है, हमें इक्वल डोजेज जो है इनको देने हैं। और हमें ये मॉनिटर करना होगा इन चीज़ों को, साइड इफ़ेक्ट को, ताकि उस पेशेंट को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ये हो ना जाए, ठीक है। और निफेडिपिन जो है वो क्या कॉज करवाता है, ये सीवियर हेडेक कॉज करवाता है। इनकी वजह से, इन साइड इफ़ेक्ट की वजह से हम इनका यूज़ इतना नहीं करते, मगर फिर भी अल्टरनेटिव्स के हिसाब से हम इनको रखते हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें लेबेटोलॉल जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो फिर हम उसको यूज़ नहीं करते, तो फिर हम अल्टरनेटिव्स हमें देने पड़ते हैं हमें। ये ठीक है, नॉर्मली ये जो है हम कंडीशन में यूज़ करते हैं अगर किसी को प्री एक्लेम्शिया है, माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में। सिवियर केसेस पे अगर हम आ जाएं, तो अगर उसको टॉनिक क्लोनिक सीजर जो हैं वो नहीं हो रहे, ठीक है, वो प्री एक्लेम्शिया उसको सिवियर फॉर्म तो है, फिर हम उसको क्या देते हैं, हाइड्रोलाजीन देते हैं IV, और लेबेटोलॉल हम देते हैं, ठीक है। पर अगर उसको टॉनिक क्लोनिक सीजर्स हो रहे हैं तो फिर हम जो है वो हमें क्या देना पड़ता है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये जो है हम सिवियर फॉर्म में देते हैं। और माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में आप ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ये ड्रग्स। सिवियर केस में जो है आपको एनी हाउ मैग्नीशियम सल्फेट देना पड़ेगा। ये ड्रग ऑफ चॉइस है सिवियर केस में, ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस अगर माइल्ड टू मॉडरेट में आप देंगे तो ऑब्वियसली जो है आपको लेबेटोलॉल देना पड़ेगा। फॉर सपोज कि अगर वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसको टॉनिक क्लोनिक सीजर्स जो है वो नहीं हो रहे, डेवलप नहीं हो रहे, मतलब कि वो दूसरे सिम्टम्स को जो है वो शो कर रही है, मगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो उसको नहीं हो रहे, ठीक है, किसी हिसाब से कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है, ठीक है, तो उन सीवियर केसेस में आप ये ड्रग्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, IV, लेबेटोलॉल और हाइड्रोलाजीन, ठीक है। तो उसके हिसाब से सीवियर केसेस में ये आपके ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। मगर कोई टॉनिक क्लोनिक सीजर्स वगैरह उसको हो जाए तो फिर आपको जो है ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि मोस्टली जो है वो क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभार MCQs में कि मोस्ट कॉमन काज प्री एक्लेम्शिया का कौन सा है। तो मोस्ट कॉमन काज है प्री एक्लेम्शिया का सेरिब्रल ब्लीडिंग है। इसको मैं एक्लेम्शिया में आपको जो है वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक सारा जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इसकी जो एक मैनेजमेंट टेबल है 10 टीचर्स में, वो मैं आपको जो है वो दूसरी वीडियो में समझाता हूँ। और स्क्रीनिंग प्रिवेंशन वगैरह हैं वो भी आपको मैं समझाता हूँ उसमें, ठीक है। तो
इतना टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये मोर देन इनफ है आप लोगों के एमसीक्यूज़ हल करने के लिए। कोई भी कहीं से एमसीक्यूज़ आ जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी तरह से तो आप मुझसे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।